Hey guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture we are going to cover periodic classification of elements. तो दोस्तों जैसा कि तुम लोग अब तक समझ गए होगे कि हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। बस इसके लिए आप लोग को जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल में इनरोल होना पड़ेगा, यानी उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर एक बार टैप करना है, फिर क्या, फिर ज्वाइन हो जाओ। और इस तरह के पीडीएफ्स आपको वीडियो लेक्चर से पहले मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग का जो है ना एक और नया चैनल खुला है, दैट इज़ क्लास स्टडी जूनियर। उसको भी सब्सक्राइब कर देना, अगर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन हो तो उनसे बोल देना। फिलहाल हम लोग जो चैप्टर है उस पे आते हैं। तो चैप्टर के नाम में ही हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला डाउट आता है कि हम लोग यार क्लासिफिकेशन क्यों करें। ओके, तो जैसा कि तुम ही लोग सपोज करो कि तुम्हारी बुक इधर उधर है तो तुम्हें उसे ढूंढने में दिक्कत होगी। ओके, सिमिलरली अगर तुम एलिमेंट्स को इधर उधर रखते हो तो तुमको प्रॉपर्टीज देखने में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्लासिफिकेशन। सेम जो अगर हमने बुक वाला केस लिया था, अगर हम बुक को क्यू में रखते हैं यानी लाइन में रखते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से अपनी पसंदीदा बुक उठा सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक्स उठा सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई करने वाले हैं। अब जो बेसिस होगा वो काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं, तो वही हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कि हम लोग किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें अभी दे दे रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 118 एलिमेंट्स हम लोग को अभी तक पता है, मालूम है। वो बात दूसरी है कि अभी 119th एलिमेंट भी मिल चुका है, जिसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो बस गूगल पे सर्च करना है। ओके, तो 119th एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, वो बात तो हमारी बुक में भी नहीं की गई है, तो जितना लिखा गया है केवल उतना बताते हैं। हम लोग को अभी तक 118 एलिमेंट मालूम है, इतना हमें मान के चलना है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग है, यानी हमें डायरेक्ट नेचर में मिल जाते हैं। और जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट किए गए थे एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। लेकिन जो पहला अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो अगर हम लोग जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स को वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, सिमिलरली एलिमेंट्स को सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही क्लासीफाई किया गया था। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, और इससे हमें जो ना एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चलती थी। लेकिन जैसे जैसे हमें नॉलेज आता गया, हम लोग थोड़ा और एलिमेंट से नोन हुए, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पता चली एलिमेंट की, तो हमने उसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। तो वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, जो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो था डोबेरेनर स्ट्रेट। अब ये क्या था, चलो देखते हैं। इसमें जो है ना 3 ट्रेड बने थे। ओके, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, एक कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम वाला, और एक क्लोरीन ब्रोमाइन और आयोडीन वाला। ओके, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अगर तुम लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है ना उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी बेसिकली लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली या कह सकते हो रफली सोडियम के एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होगा, नॉट इक्वल। ओके, तो लेकिन सोडियम वाले केस में जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। इसको मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ, रुको वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। ओके, और सोडियम का अभी जो है ना, अभी मैं तुम्हें एटॉमिक मास सोडियम का नहीं बता रहा हूँ, इसका अभी हम लोग लिथियम और पोटेशियम से निकालेंगे। ओके, और पोटेशियम का एटॉमिक मास भी हम लोग को पता है जो कि है 39। तो चलो देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, बस बेसिकली हम लोग को इतना ही करना है और हम लोग को सोडियम का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। तो देखो 39 प्लस 7 जो कि 46 होगा। ओके, और 46 का हाफ होता है 23।
देख सकते हो तुम लोग कितना इजी था सोडियम का एटॉमिक मास निकालना। और मैं बता दूं कि सोडियम का एटॉमिक मास यही होता है। ओके, तो देखा कितनी आसानी से निकल गया सोडियम का एटॉमिक मास। बस यही रूल लगाया था उन्होंने। बट ये क्लोरीन ब्रोमाइन में आते आते जो है ना, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मतलब कभी कभी किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता था, जैसे क्लोरीन वाले ग्रुप पे एप्लीकेबल नहीं होता था, जो कि था हेलोजन ग्रुप। और एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप पे भी, यानी कैल्शियम वाले ग्रुप पे भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वैल्यू, मतलब अंतर आ रहा था वैल्यू में, समझ रहे हो। तो वही सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये वाला जो ट्रेड था ना, ये फॉलो नहीं किया जाता था। तो चलो, आई कैन फील एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग, टॉपिक तो नेक्स्ट नहीं है बल्कि इसकी डेफिनेशन, मतलब इसको अगर हम लोग को शब्द में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डोबरेनर showed that when the three elements in a trade were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other two elements. अब इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड बात तो नहीं कही गई है, वही सब चीज़ें जो हमने प्रैक्टिकल में देखी वही बताई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर हम तीन एलिमेंट को जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे एल्कली मेटल ग्रुप, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, इससे बिलोंग करते हैं, अगर उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पर रखा जाए, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज होगा ना, वो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। ओके, तो इसका डिमेरिट ये था कि ये सभी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता था, सभी एलिमेंट पे ये अप्लाई नहीं हो पाता था। कुछ ही एलिमेंट्स थे, जैसा कि मैंने बताया, तीन ग्रुप बना इसका। एक बना अल्कली मेटल ग्रुप, एक अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, और एक हेलोजन ग्रुप। हेलोजन मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, ये बात भी लिख लेना। तो इन्होंने केवल तीन ही ट्रेड बनाया, बाकी सारे एलिमेंट पे ये लॉ एप्लीकेबल हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए ये वाला जो क्लासिफिकेशन का मेथड था ना, इसको नहीं लिया गया, इसको माना ही नहीं गया। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, न्यूलैंड आते हैं। अब इन्होंने क्या, इनको पियानो का बड़ा शौक था, तो इन्होंने एलिमेंट्स को भी पियानो की बेसिस पे मतलब देखना शुरू कर दिया। तो अब इसका क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान हुआ, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। So guys, basically he tried to classify all the elements on the basis of piano notes. Okay, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो फर्स्ट नोट होता है पियानो का, उसका साउंड सिमिलर होता है एट्थ नोट से। तो उसी तरह अगर हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पर रखते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एट्थ एलिमेंट से। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एट्थ एलिमेंट आता है फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मैच करेगी, ये बताया उन्होंने। और जैसा कि तुम लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला ग्रुप जो कि तुम्हें डोबरेनर स्ट्रेट में भी देखने को मिला था, इसकी प्रॉपर्टी तो तुम लोग समझ ही सकते हो, सिमिलर होगी। तो यही उन्होंने यूज़ किया। अब इसके डिमेरिट, पहले सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। तो इसमें मेरिट क्या था ना, उनके इस ऑक्टेव वाले लॉ ने बताया कि कुछ एलिमेंट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप रखते हैं। अब इसका मतलब क्या, जैसा कि तुम लोग लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला ग्रुप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि ये सिस्टमेटिक आ रहे हैं। ओके, डोबरेनर स्ट्रेट में भी आए थे। तो चलो, इसका डिमेरिट क्या है। इसका पहला डिमेरिट तो ये है कि ये जो लॉ था ना, ये केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके ऊपर ये अप्लाइड नहीं हो रहा था। और उस समय जैसा कि मैं बता दूं, 56 एलिमेंट हम लोग को नोन थे। तो उन्होंने ऐसा मान ही लिया कि केवल 56 एलिमेंट ही होंगे दुनिया में, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और इनकी बोलती तब बंद हुई जब कुछ और एलिमेंट्स आए और उनकी प्रॉपर्टी इस जो टेबल था इसमें फिट नहीं बैठी। अब उन्होंने क्या कर दिया, वो थोड़ा बोले कि चलो इसको तो ज़बरदस्ती फिट कराएंगे इस टेबल में। तो उन्होंने, तुम लोग देख सकते हो, ये देखो, दो एलिमेंट एक ही टेबल में, मतलब एक ही ग्रुप में आ रहे हैं और एक ही टेबल में भी आ रहे हैं, समझे। तो ये उन्होंने कर दिया जबकि प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट थी, समझे। तो जैसा कि तुम लोग इधर देखो, कोबाल्ट और निकल की बात की जा रही है जो कि सेम स्लॉट में रखे गए हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी होती है, ये
आयरन से मैच करती है, समझे। और इनको फ्लोरीन क्लोरीन वाले ग्रुप में रखा गया है। रुको मैं वापस से तुम्हें ये वाला भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो तुम लोग, कोबाल्ट और निकल। अब तुम लोग जानते हो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी फ्लोरीन सॉरी फेरस से ज़्यादा मैच करती है, यानी आयरन से ज़्यादा मैच करती है। अब तुम लोग ढूंढो आयरन किधर, देखो इधर आयरन है, कितना दूर है आयरन कोबाल्ट और निकल से, देख पा रहे हो। तो यही सारी मिस्टेक्स हुई थी उनसे, जिनको डिमेरिट का नाम दिया गया। अब एक और चीज़ कि जो आयरन से इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी लेकिन इसे दूर रखा गया, ये तो बता ही चुका हूँ मैं। जो चौथा डिमेरिट था वो ये था कि जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई तब ये जो लॉ था ना, ये काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट हो चुका था, समझ गए। रुको मैं दिखाता हूँ ये क्या हो गया। तो देखो ये था उनका ये पीरियडिक टेबल। अब तुम ही लोग सोच सकते हो कि नोबेल गैस की तो टोटली डिफरेंट जो है ना, इन लोग की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी इसमें फिट बैठेगी ही नहीं, क्योंकि उन लोग की तो टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, वो लोग अलग दुनिया के हैं, तो वो इस टेबल में फिट बैठे नहीं, जिसकी वजह से ये लॉ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट हो चुका था। अब आते हैं मेंडलीव सर। अब इन्होंने क्या किया, ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मोड़ आया था पीरियडिक टेबल की क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जो इन्होंने पीरियडिक टेबल बनाया था ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट था और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था हमारे मॉडर्न पीरियडिक टेबल से। अगर मेंडलीव पीरियडिक टेबल नहीं बनता तो पीरियडिक टेबल बन पाता। तो चलो अब हम लोग मेंडलीव पीरियडिक टेबल की बात करेंगे। इनके टाइम तक जो है ना 63 एलिमेंट हम लोग को नोन हो चुके थे। एक बात तुम लोग नोटिस कर रहे हो, जो डोबेरेनस ट्रेड है, फिर उसके बाद जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, और जो मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, इन तीनों में जो है ना एक चीज़ कॉमन है कि ये तीनों जो है ना एटॉमिक मास की बेसिस पे बनाए गए हैं। अब तुम लोग इसको भी देख सकते हो कि ये भी एटॉमिक मास को बेस बनाया गया है इसमें भी। अब इसमें अचीवमेंट क्या क्या हुई थी पहले वो बता देते हैं। तो इनकी वजह से जो है ना कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए। ओके, तो कैसे डिस्कवर हुए मैं ये भी तुम्हें बता देता हूँ। उन्होंने पहले ही कुछ एलिमेंट्स की जो है ना प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दी, मतलब उन्होंने पहले से ही कुछ एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस बता दी, जैसे कि गैलियम की एग्जिस्टेंस बताई, स्कैंडियम की एग्जिस्टेंस बताई और जर्मेनियम की एग्जिस्टेंस बताई। अब जो है ना वो लोग पहले से ही नामकरण नहीं कर दिया था उन्होंने, जैसे गैलियम कहाँ है, इधर है। ओके, तो गैलियम उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने देखा कि ये इधर जो एलिमेंट है इसके और ये 88 एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स लाई करें। तो ऐसा हुआ भी, कुछ एलिमेंट्स इन लोग के बीच में मिले, जैसे स्कैंडियम और गैलियम। तो इन्होंने उसका नाम क्या रखा, जैसे देखो ठीक ऊपर हमें एल्यूमिनियम देखने को मिल रहा है, तो इसका नाम गैलियम का नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम रखा, यानी वन प्रीसीडिंग, मतलब एक आगे, किससे, गैलियम से एक आगे। तो वो अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। और स्कैंडियम का नाम पड़ा था एका बोरॉन, तो बोरॉन इधर है। और सिमिलरली एक और एलिमेंट था जो कि था जर्मेनियम, जो कि सिलिकॉन के बाद आता है। ओके, तो देखो एक का मतलब होता है वन। ओके, और हम लोग बात कर रहे हैं वन आफ्टर, मतलब जैसे कि तुम लोग देखो एक का एल्यूमिनियम है, यानी जो है ना इसके गैलियम के जब नाम एका एल्यूमिनियम पड़ा तो इसका मतलब क्या था, गैलियम के पीछे एक एलिमेंट है जिसका नाम है एल्यूमिनियम। ओके, तो ऐसा नामकरण किया उन्होंने एका एल्यूमिनियम। तो होप कि तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया हो। और देखो लिखा गया है ना, टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, उससे जो पीछे एलिमेंट है, एक उससे प्रीसीड जो एलिमेंट करता है एक कदम पीछे, उसके बेसिस पे उसका नाम पड़ा, और जो प्रीफिक्स लगा दिया गया था जो कि था एका। अब जो एलिमेंट उन्होंने प्रेडिक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी भी उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, जैसे कि एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी उन्होंने बताई कि इसका जो एटॉमिक मास होगा ना हो ये 68 ही होगा, और जो हमें गैलियम मिला उसकी जो एटॉमिक मास थी ना 69.7,
देख सकते हो कितना मतलब ज़्यादा क्लोज है। अब उन्होंने जो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो उन्होंने कुछ ऐसा एलिमेंट पाया, सॉरी ऐसा कंपाउंड उन्हें उन्हें मिला। तो सेम अगर गैलियम के साथ रिएक्शन कराया जाए तो उन्हें ऐसा ही कंपाउंड मिलेगा। सिमिलरली क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कराया। अब हम लोग दूसरा, हाँ ये तो बता ही चुका हूँ कि उन्होंने केवल पोजीशन देख के उसकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर दी पहले से ही। ये था दूसरा अचीवमेंट। और तीसरा अचीवमेंट ये है कि जो ऑरम यानी कि गोल्ड कह सकते हो, इंडिका और बेरियम, इन तीनों का जो एटॉमिक मास था ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ थी, तो उन्होंने इसको भी सही किया। तो गोल्ड, इंडियम और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, इनमें करेक्शन आया। किसकी वजह से? मेंडलीव सर की वजह से। अब उसकी बाद जो अगर देखो, नोबेल गैस की जो इन्वेंशन है ना, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन के बाद हुई थी। लेकिन इसमें जो है ना, नोबेल गैस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था नोबेल गैस का, क्योंकि देखो नोबेल गैस की बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी, तो उसके लिए जो है ना एकदम अलग ग्रुप बना सकते थे। और वो जो है ना इन सब प्रीवियस एलिमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, समझे? तो ये भी पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अब लिमिटेशन भी आती है इसमें। लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन को जो है ना फिक्स पोजीशन वो बता नहीं पाए, कि क्योंकि जो है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना हेलोजन के साथ भी, मतलब हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो हेलोजन से भी सिमिलर था, और साथ ही साथ जो फर्स्ट ग्रुप है यानी अल्कली मेटल ग्रुप, उससे भी सिमिलर था प्रॉपर्टीज उसकी। तो वो सही पोजीशन हाइड्रोजन को बता नहीं पाए, फिर भी उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में ही रखा उसे। अब आती है दूसरी लिमिटेशन कि देखो, वो तो एटॉमिक मास के बेसिस पे बना रहे हैं। अब तुम लोग आइसोटोप्स को तो जानते ही हो। आइसोटोप्स क्या होता है कि आइसोटोप्स में जो है ना प्रॉपर्टीज उसकी सिमिलर होती है और सेम एलिमेंट भी होता है, बस उसका एटॉमिक मास डिफर करता है। तो आइसोटोप्स इनके लिए दिक्कत बन चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका था काम फिर। और एटॉमिक मास जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था, कभी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, कभी कम इंक्रीज कर रहा था। तो वो श्योर नहीं थे कि उसके बीच में भी एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसके बीच में भी एलिमेंट्स मिल सकते थे, इसलिए जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट हो चुका था। फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाया गया और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन चुका था। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन लाया गया वो ये था कि देखो, अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेसिस पे ना अरेंज करके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज करें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट आउट हो सकती थी। जैसे देखो, जैसे ये जो नॉब देखो, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो वो फर्स्ट ग्रुप में अरेंज कर दिया गया उसको। सेकेंड प्रॉब्लम आइसोटोप्स वाली थी। आइसोटोप्स का माना कि एटॉमिक मास डिफर करता है, बट एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स दोनों का सेम ही रहता है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एटॉमिक मास रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे, बट एटॉमिक नंबर रेगुलर मैनर में ही इंक्रीज करता है। तो ये रहा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें हम लोग कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे। वो ट्रेंड्स क्या है मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसके पास केवल एक सेल होगा, जबकि लिथियम के पास 2 सेल होंगे। तो देख रहे हो ना, एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट एक सेल इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ। ओके। तो अब जैसे जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन की तरफ से इधर बढ़े, तो हमें जो है ना एटॉमिक साइज डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। अब तुम ही लोग सोचो कि लिथियम है, इसके पास भी 2 सेल है, बेरिलियम के पास भी 2 सेल है। अब लिथियम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी छोटी हो जाती है। इसको मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर यानी लिथियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और बेरिलियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि देखो प्रोटॉन्स इधर है,
ओके, प्रोटॉन्स इधर है, बात समझ रहे हो? तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाइयर होने वाला है। इसमें भी प्रोटॉन है, ओके, लेकिन इसमें केवल एक जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम का रेडियस। समझे? तो चलो वापस से बुक में चलते हैं, सॉरी पीडीएफ में चलते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर हम जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो इसका एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये नॉन मेटल होता है। इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, ओके। और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्योंकि एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझ गए? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर तुम इसको बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। समझे? तो ये सारी बातें हो गई। अब जो है ना, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पोजीशन बता सकते हैं। और देखो, मैं बता दूं कि ये स्कैंडियम्स, और स्कैंडियम से लेकर ये इधर सी एन, यानी इधर इधर तक के एलिमेंट को हम लोग जो है ना स्टडी नहीं करते हैं, जो कि है कॉपरनीशियम। इधर तक के एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी मर्क्यूरी, ये सब हमें स्टडी नहीं करना है, यानी इन सब की पोजीशन डिटरमाइन करने को एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी इन सब को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का तुम्हें पोजीशन डिटरमाइन करने को आ सकता है। तो चलो अब ये भी सीखते हैं ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए वापस से बोर्ड पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग कोई सा भी रैंडम एलिमेंट लेंगे, जो कि जितना हमें स्टडी करना उतने में आए। तो सोडियम उतने में ही आता है, तो सोडियम का बस हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। तो देखो, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यानी ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये बताएगा कि वो कौन से ग्रुप में है, और नंबर ऑफ सेल्स बताएगा कि वो कौन से पीरियड में लाई करता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 का जो है ना, ये बताता है कि ये फर्स्ट पीरियड में आएगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आएगा। और इसका सेल गिना जाए तो के सेल, एल सेल, एम सेल, 3 सेल है, तो ये बताएगा कि ये थर्ड पीरियड में लाई करेगा। तो ग्रुप हो गया फर्स्ट और पीरियड हो गया थर्ड, ओके। तो इसी तरह से काफ़ी सारे एलिमेंट्स को हम लोग बता सकते हैं, कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से मतलब उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 7, ओके। तो अब हम लोग इसको भी डिटरमाइन करने वाले हैं, इसका पोजीशन क्या होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगी, ओके। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो 5 है। बट मैंने तुम्हें बताया कि स्कैंडियम से लेकर कॉपरनीशियम वाले एलिमेंट को हमें स्टडी नहीं करना है, यानी वो सब कट है। तो हम लोग जो है ना बेसिकली 10 ऐड करने वाले हैं, क्योंकि वो सब तो हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो यानी उन सबको काउंट भी नहीं करना हमें। तो हम लोग 10 ऐड कर लेते हैं, और ये हो जाता है 15। तो यानी जो इसका ग्रुप होने वाला है वो 15 हो जाएगा। तो मैं, ये तो क्लियर है ना कि 10 हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीच का कुछ एलिमेंट्स स्किप किए थे, जिसको हम लोग किसी और मेथड से उसका पोजीशन डिटरमाइन करेंगे, जो कि तुम लोग 11th और 12th में पढ़ोगे। तो बेसिकली यही वजह है जिस वजह से हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं। तो बोरॉन से हम लोग, यानी जैसे ही मतलब 1 और 2 में तो ऐड नहीं करते, फर्स्ट और 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3 हुआ, हम लोग उसमें एक मतलब 10 ऐड करते, तो वो बेसिकली 13 हो जाता है। क्लियर? तो ये तुम्हें होप समझ में आ गया हो। अब इसी के साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से मिस नहीं होनी चाहिए, कि अगर हम लोग हाइड्रोजन से ऐसे बढ़े, यानी हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम पे आए, तो एटॉमिक सॉरी वैलेंसी जो है ना वो इंक्रीज होती है, ओके। तो वैलेंसी इंक्रीज होगी, वापस से जैसे ही कार्बन शुरू हुआ, तो ये वैलेंसी वापस से डिक्रीज होने लगती है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि लिथियम की वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है।
अब वैसे ही अगर हम लोग कार्बन पे आ जाए तो इसकी वैलेंसी 4 है, फिर नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की इस तरह जो है ना कम होता जा रहा है। फ्लोरीन की 1 है, फ्लोरीन में देख सकते हो क्लोरीन की भी 1 है, और फिर हीलियम नियॉन की तो तुम लोग जानते हो 0 होती है इन लोग की वैलेंसी। तो देख सकते हो कि ये सब ट्रेंड भी जो छूट चुका था वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब कुछ ज़्यादा चीज़ तो रह नहीं गई। एटॉमिक साइज भी बता चुका हूँ। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ देखो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है ना ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल था, फिर उसके बाद लिथियम मेटल हो गया। इसका मतलब क्या है, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है। और वहीं अगर लेफ्ट से राइट मूव किया जाए तो एटॉमिक मास डिक्रीज होता है। ये तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो है ना जितने भी है सब मेटल्स हैं, और वहीं अगर हम लोग इधर यानी राइट साइड में आते हैं तो हमें नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। यानी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है ना, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। ये सारी चीज़ें भी कवर हो चुकी है। अब कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, इसका मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं कुछ सारी चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है एक और चैनल है क्लास स्टडी जूनियर, इसको भी सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छा लगा हो। और इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो।